नमस्कार सर, श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों के साथ साथ पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हर घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरह पुत्र पैदा हो, इसी कामना के साथ आज आप सभी को एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। आज हम भारत के साथ साथ बिहार के राजनीतिक स्थिति, बिहार में अल्पसंख्यक कौन, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश जी के साथ हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं उन सभी को भी नमस्कार, प्रणाम। सर, आप लगातार कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं, आप एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। भारत में जब भी अल्पसंख्यकों की बात होती है तो वो या तो मुसलमानों की होती है या ईसाइयों की होती है, जबकि उनसे कम संख्या में हमारे सिख, जैन, बौद्ध हैं। इनके ऊपर किसी भी राजनीतिक दल, या वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो खुल करके बातें नहीं करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनसंख्या के आधार पर अगर राजनीति की बात आती है, जो आपने कहा कि अल्पसंख्यकों की बात, तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ उस व्यक्ति को पूछा ही नहीं जाता जिसकी वोट प्रतिशत अच्छी नहीं है, उस व्यक्ति का नाम लिया जाएगा। जैसे यहाँ नेतृत्व, मैंने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कोई भी वैसा नेता नहीं है जो कहता हो कि मैं अमीर का नेता हूँ। वो कहता है कि मैं गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत का नेता हूँ। काम टोटल किसका होता है? टोटल आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति, अमीरों का, हर तरीके से जो मजबूत व्यक्ति है उसी का काम होता है। तो जो अल्पसंख्यक की बात आती है तो हिंदू और मुस्लिम की बाहुल्यता होने के चलते, अच्छी आबादी होने के चलते, मतलब जो 19 और 20 का मामला है, तो ये फर्स्ट में जो है हिंदू है भारत में, और सेकंड में आबादी के मामले में मुसलमान है। और जब ये दो है तो लड़ाई सत्ता के लिए यही लड़ते हैं, तो इन्हीं से सरकार बननी है। तो उन अल्पसंख्यकों की बात नहीं की जाती। अब वो अल्पसंख्यक जो है वो भी पढ़े लिखे और विद्वान हैं, वो अपने कमाने के चक्कर में रहते हैं। और ये जो डट्टी पॉलिटिक्स आज हो रही है, जो आज की पॉलिटिक्स हो रही है, डट्टी पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ वास्तव में जब राजनीति की बात हो तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय की पॉलिटिक्स तो होनी ही नहीं चाहिए। और वो जो लोग हैं, जैसे आपने बताया कि सिख लोग हैं, जैन लोग हैं, तो सिख और जैन लोग अपने काम में ऑलरेडी व्यस्त रहते हैं, पढ़ने लिखने, नौकरी चाकरी, पेशा में व्यस्त रहते हैं। देखिए ना, उनका विकास कहाँ अवरुद्ध है, तो उन पर बात कौन करेगा? विकास अवरुद्ध भी नहीं है, वो मांगने भी नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ जब वो मांगने नहीं जाते हैं और उनका विकास अवरुद्ध नहीं है, अब वोट भी नहीं है उनके पास, तो उनकी बात कौन करेगा? यहाँ तो जो जिसके पास वोट है उसी की बात होगी। अभी आपने कहा सर कि हिंदुओं के बाद अगर भारत में किसी की संख्या है तो वो मुसलमानों की है। जब मुसलमानों की संख्या दूसरे नंबर पर है तो वह भारत में अल्पसंख्यक कैसे? दूसरे नंबर पर अल्पसंख्यक, देखिए, अल्पसंख्यक यहाँ इसलिए बना दिया गया, वह कहीं का भी जो अल्पसंख्यक का प्रारूप होता है कि जिसकी सबसे अधिक संख्या होती हो, और उधर अधिक संख्या होने के बाद में आधी से भी कम संख्या, माने आधी से भी, जैसे बाहुल्यता में 100 किसी की अगर संख्या है और उसकी प्रतिशत में 50% से भी कम संख्या अगर किसी भी धर्म के, संप्रदाय के लोगों की या जाति के लोगों की होती है, उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं। मतलब वो बराबरी का नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब यही होता है। भारत का जो संविधान है वो कहता है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ का राजतंत्र या यहाँ का जो राजा होगा या प्रधानमंत्री शासक होगा, वह किसी खास धर्म को बढ़ाने के लिए कोई सरकारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा या सरकारी बढ़ावा नहीं देगा। उसके बावजूद भी यहाँ
पीछे से 75 साल से मुसलमानों को हज जाने की व्यवस्था की गई। आज की जो वर्तमान सरकार है वो किसी भी हिंदू आयोजन को, जहाँ भी हिंदू आयोजन होता है वहाँ आम हिंदुओं को आमंत्रित करती है कि आप आइए, हम आपके लिए ये व्यवस्था किए हैं। ये कहाँ तक समुचित? देखिए, जहाँ तक संवैधानिक बात है तो सर्वधर्म संभव की बात है। सभी धर्मों की रक्षा करना लोकतंत्र में, जहाँ कहीं भी लोकतंत्र स्थापित जहाँ है वहाँ पर सभी धर्मों की देखरेख की जाती है, सेवा की जाती है और संरक्षण दिया जाता है। चूँकि क्या है कि भारत जब बंटा तो कितने मुस्लिम राष्ट्र बन गए। एक भारत से एक भारत है जहाँ हिंदू रहते हैं, जो सनातनी है और पूर्ण सनातनी है। तथैव एक जो हिंदू राष्ट्र है भारत, नहीं हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी, जैसे और क्या पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक राष्ट्र है, उस तरीक़ा से मैं और कंट्री का भी नाम बता रहा हूँ, चाहे सऊदी हो, अरबिया हो, या बहुत सारे वैसे कंट्री हैं जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुके हैं। वहाँ इस्लामिक जो है व्यवस्थाओं को बढ़ावा दी जाती है। यहाँ नहीं घोषित होते हुए भी सिंगल एक पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हिंदू की बाहुल्यता है, यहाँ हिंदू रहते हैं और हिंदू राष्ट्र नहीं होने के बाद भी हिंदू की सारी व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ी हुई थी। तो अगर सरकार उस व्यवस्था को देखरेख करती है, उस व्यवस्था को बढ़ाती है, इसकी जो व्यवस्था है संरक्षित करती है, लोगों को बढ़ावा देती है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि पूरा विश्व जो है आज धर्म के नाम पर उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं है अगर सरकार कर रही है, सरकार कोई व्यवस्था आयोजन, हाँ किसी को, जैसे क्या है कि गलत तब होता है कि कोई अगर मुस्लिम संगठन या कोई मुस्लिम की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्थाओं को काट करके और हिंदू की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा देता है। जैसे हज यात्रा करने की व्यवस्था दी जाती है, सरकार के द्वारा मिलने वाली जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो दी ही जाती है। ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है जो व्यवस्था इस भारत के नागरिक होने के नाते एक हिंदू को मिलता है, मुस्लिम को नहीं मिलता है, सिख को नहीं मिलता है और ईसाई को नहीं मिलता है, सब मिलता है। सर, मुसलमान को, हिंदू को व्यवस्थाएं विशेष तौर पे मिल रही है आज की सरकार में, जैसा आपने कहा जी। लेकिन अभी आपने एक बात ये भी कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां हिंदू हैं, लेकिन आप के यहाँ जो हिंदू की संख्या है, आपके पड़ोसी देश एक है नेपाल, जहाँ भी हिंदू बहुल्य हैं जी, और वहाँ भी हिंदुओं की ही बात ज़्यादा होती है। ये तो सरसंख्या की बात है। अभी आए दिन चर्चा चलती है, नेताओं का कहना है कि भारत में हिंदुत्व खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है या हिंदुत्व खतरे में है, ये बात का अंतर करना होगा, लोगों को बताना होगा। जब भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर एक हिंदू बैठा है, दूसरे सर्वोच्च पद पर भी एक हिंदू बैठा है, तीसरे गृह मंत्रालय जो है वहाँ भी सर्वोच्च जो पद है गृह मंत्रालय, उस पर भी एक हिंदू बैठा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी शासन तंत्र में लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोग 80% लोग हिंदू हैं, फिर हिंदुत्व खतरे में कैसे? देखिए, ये राजनीति है, राजतंत्र नहीं ना है कि हिंदू राजा था, लोकतंत्र है। देखिए, राजतंत्र में जैसे क्या है, अभी नेपाल की बात आपने कहा, तो नेपाल में जब वीरेंद्र विक्रम सिंह का जो परिवार था वो उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित था, वो नेपाल। तो राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और रह गया कि लोकतंत्र में मैंने पहले भी बताया था अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लोग नारा देते हैं। जिसके पास अधिक वोट है, जो अधिक वोट करेगा सत्ता उसी की जाएगी। अगर मुसलमान की संख्या अगर सबसे अधिक होती, मुस्लिम वोट करता तो मुस्लिम में शासक बनता। आज भी देखिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू थोड़ा जीतता है, हिंदू बाहुल क्षेत्र में ही हिंदू जीतता है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जो है कभी भी हिंदू नहीं जीता है, बल्कि हिंदू बाहुल क्षेत्र में भी मुस्लिम जीत लिया है, लेकिन मुसलमान बाहुल क्षेत्र में हिंदू नहीं जीता है। ये बात है कि ये राजनीतिक बातें हैं।
वो अगर सत्ता में उनको रहना है, शासन करनी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष में किसी की भी बात कर रहे हैं, तो वो कुछ न कुछ सी गुफा छोड़ेंगे। ये आपको सोचना है या ये जनता को सोचनी है, इस देश के वोटरों को सोचना है। हिंदू धर्म किसी राजा का, हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा था कि किसी राजा के माध्यम से धर्म को नहीं जोड़ा जाता, नहीं तो राजा गुलाम हो गया तो धर्म का नाश हो जाएगा। इस देश में कथित तौर पर कहा जाता है ना कि 400 वर्षों तक यह देश गुलाम रहा, तो 400 वर्षों तक देश गुलाम रहा। अगर राजा के अधीन रहता यह धर्म, हिंदुत्व अगर राजा के अधीन रहता तो हिंदू तो कहीं समाप्त हो गया होता। लेकिन धर्म जो है किसी राजा के अधीन नहीं होता और किसी राष्ट्र के भी अधीन नहीं होता, किसी राज्य के अधीन नहीं होता, बॉर्डर लग जाता है उस पर। तो ये सारी बात कहने की चीज़ है, राजनीतिक सिगुफे हैं। इसको आम आदमी को समझना चाहिए कि खतरा है या नहीं है। ये हिंदुत्व कभी न खतरे में था, न है, न और होगा। सर, धर्म का राजनीतिकरण या राजनीति का धर्म में परिवर्तन, ये अभी का जो माहौल है वो भारत के धर्म का, चाहे सनातनी हो, इस्लाम हो, जिनकी भी संख्या ज़्यादा है, आपने कहा कि लोकतंत्र में संख्या का बड़ा वैल्यू है, तो आज सनातन धर्म का और इस्लाम का राजनीतिकरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये राजनीतिकरण जो हो रहा है ये होगा, अभी रुकेगा नहीं। अभी तो धर्म की बात आप कर रहे हैं, आप शायद भूल रहे हैं बिहार में तो जातीय जनगणना भी हो गया, वो तो जाति का राजनीतिकरण हो रहा है। और आदमी यहाँ नहीं, यहाँ व्यक्ति गरीब और अमीर नहीं है, यहाँ जाति गरीब और अमीर है। यहाँ तो साफ साफ शब्दों में बांट दिया गया है जनरल को। और जनरल में ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हिंदू में, मुसलमान में भी, सिख में भी और जैन में भी। मैं ये क्लियर खुल के बात रख रहा हूँ आपके सामने कि यहाँ जातीयकरण हो गया, धार्मिककरण तो बहुत दूर का बात है, जातीयकरण में भी बांट दिया गया है। और ये राजनीति होगी, और इसको तोड़ने के लिए जिस तरीके से देश को गुलामी से आज़ादी की तरफ ले आने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, शायद वैसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, तब जाकर के आरक्षण टूटेगा। नहीं तो एक बार नारा देना होगा कि अंबेडकर जी आप आइए, आप पुनः कलम उठाइए, आरक्षण हटाइए और देश को बचाइए। ये स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। जाति धर्म तो बहुत दूर का चीज हो गया, ये जाति की राजनीति हो रही है। अब बिहार नहीं, इस देश का एक नेता, युवा नेता अपने आप को कहते हैं, पुरानी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो पूरे देश में जातीय जनगणना करा के रहेंगे। बेवकूफ़ी की एक हद होती है, इन्होंने हद को पार कर दिया और जनता भी उसी चाशनी में डूब चुकी है। और जनता नहीं, कुछ नेता और नेता टाइप के लोग जो चमचा बेलचा हैं, जो वास्तविकता को नज़रअंदाज करके इस देश को गर्त में मिलाना चाहते हैं। जिस तरीके से आप देखें ना, शिया और सुन्नी की लड़ाई चलती है ना, सदैव चलती है ना, तो हिंदू को भी जो है कई एक भाग में बांट के इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लोग चक्कर में हैं। इसको रोकने की ज़रूरत है, आम आदमी को समझने की ज़रूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ। जागरूक जनता पार्टी वाले हम लोग हैं, जगाना हमारा काम है, बाद बाकी आप जगे ना जगे। सर, आप जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जागरूक जनता पार्टी की जो नीतियां हैं सत्ता में आने की या लोगों के बीच जागरूकता बनाने की, वो आप हमारे लोगों को संक्षिप्त में बताएं। देखिए, जागरूक जनता पार्टी आर्थिक आज़ादी आंदोलन लड़ती है। न जाति, न धर्म, न संप्रदाय और न ही लिंग की भेदभाव। हम मानव हैं, मानवता के लिए, इस देश के लोगों के लिए मैं बोलता हूं कि आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए, आपको शिक्षा कैसे मिले, बेहतरीन शिक्षा, आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूत कैसे मिले बिना पैसे का, आपको सम्मान कैसे मिले, आपको सुरक्षा कैसे मिले, आप जिस संसाधन के लिए आपको जो व्यवस्था चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो संसाधन कैसे मिले, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और ये
बुजुर्गों का सम्मान कैसे बढ़ाया जा सके, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, और लगभग चोरी, डकैती, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, नक्सलवाद, आतंकवाद, इसकी सफाई कैसे हो। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक आज़ादी आंदोलन लड़ते हैं, और आर्थिक आज़ादी आंदोलन के तहत इस देश के राष्ट्र से, इस देश के राष्ट्र के अध्यक्षों से, इस देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री से, इस देश के जितने भी नेतृत्व करने वाले नेता जो सत्ता पक्ष में और विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन लोग से हम लोग मांग करते हैं कि आप वोटरशिप लाइए। वोटर पेंशन के रूप में प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह कम से कम 10,000 रुपया उसको डायरेक्ट दीजिए, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अगर ऐसा होगा तो 24 घंटे के अंदर भूखमरी, भीखमंगी, लाचारी और बेरोजगारी समाप्त होगी। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो पैसे आते हैं, आप खर्च करते हैं। इस देश की जो जीडीपी है, या प्रति व्यक्ति जो प्रति कैपिटा बोलते हैं, उस आमदनी का एकमात्र हिस्सेदारी जो इनडायरेक्ट आप खर्च करके लूट लेते हैं आपके माध्यम से या सिस्टम के किसी न किसी गलत तरीके से, वो पैसे अगर गलत हाथों में चला जाता है, चाहे वो सरकारी ठेकेदार हो, चाहे वो भ्रष्ट ऑफिसर हो, चाहे वो नेतृत्व करने वाले नेता हो, जनता के पैसे को लूट करके लोग अमीर पे अमीर बन जाते हैं, और जनता गरीब, गरीब से दलित, दलित से महादलित बनते जा रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए जागरूक जनता पार्टी यह मांग करती है, और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और इस लड़ाई को लड़के जन्म जन्मांतर तक इस देश में पैदा होने वाले लोगों की भूखमरी, भीखमंगी, लाचारी को समाप्त करके, जो इस देश में पैदा होगा, उस देश में पैदा होने के बाद उसे कैसे पढ़ना है, कहाँ इलाज करानी है, सबसे क्या है, आदमी को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, कैसे खाना कहाँ से आएगा, ये सारी व्यवस्था राष्ट्र की तरफ से की गई है। लेकिन उसकी व्यवस्था इनडायरेक्ट है, और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री कह चुके थे कि इस देश की जो व्यवस्थाएं किसी आम जनता को विकसित करने के लिए मैं भेजता हूँ, अगर 1 रुपया भेजता हूँ तो आम जनता के पास 10 पैसा पहुंचता है। वो अभी सिस्टम लागू है, अभी भी वही कांड हो रहा है। यही कारण है कि इस देश के लोगों का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए नहीं हो पाता है, और लोग जाति धर्म संप्रदाय में अझुरा के रह गए हैं कि हमरा अब अकलियत का सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए ताकि सुविधा हमरे ज़्यादा मिलेगा। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, आर्थिक आज़ादी आंदोलन, जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सबके विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कहा कि वोटर पेंशन मिलना चाहिए, वोटर पेंशन लागू हो। यहाँ के वोटर जो घर से निकल कर के बूथ तक नहीं जाते हैं, और वहाँ 40% वोट पर, 45% वोट पर, मैक्सिमम 55% वोट पर ही सत्ता का निर्णय हो जाता है। फिर जब तक लोग मतदाता जो हैं वो बूथ तक नहीं जाएंगे, तब तक सही निर्णय नहीं होगा कि सत्ता में किसे आना चाहिए, किसे नहीं आना चाहिए। तो जब मतदाता ही मतदान करने नहीं जा रहे तो उन्हें वोटर पेंशन क्यों? नहीं, देखिए, मतदाता मतदान करने जा रहे हैं तभी सरकार बन रही है, ऐसा नहीं है। जागरूकता की कमी है, प्लस कुछ वैसे मतदाता हैं जिनकी 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, और कुछ वैसे मतदाता हैं जो बाहर नौकरी पेशा करने के लिए गए हुए हैं। तो ये जो है 50+ जहाँ वोट हो रहा है उसको नेगेटिव नहीं माना जाएगा, चूँकि 51 और 49 से ही कंपनी बनती है, सरकार बनती है और सत्ता आता है। तो ये सिस्टम है। हाँ, अब रह गया कि और बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे अभी झारखंड में चुनाव हुआ, तो झारखंड में जैसे अपनी जागरूक जनता पार्टी के भी लोग थे, हमारे भी कैंडिडेट थे। आपको हम लोगों ने देखा कई एक जगहों पर 78% वोट पोल हुआ। बाद बाकी जो बचे हुए वोट पोलिंग है, तो किसी के साथ उस टाइप की लाचारी है, कोई नहीं पहुंच पाया, कई एक कारण हो सकते हैं। तो जागरूकता आई है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत होती है, और जागरूक उन लोगों को होना भी चाहिए। चूँकि आपकी लड़ाई है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, और जब लोग जागरूक होंगे तो ही इस देश का सर्वांगीण विकास होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि
कभी भी 100% लोग काम नहीं किए। एक आखिरी सवाल, अभी बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव आने को है। आप एक नेता होने के नाते या समाज सुधारक होने के नाते आम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, कहने से नहीं होगा। और यहाँ जाति के नाम पर 35 वर्षों से कुर्सी पर कब्जा जमा करके बड़का भैया छोटका भैया पूरा बिहार को हिला रहे हैं। इस राज्य का माने जिस तरीका से, देखिए खाली सड़क ऊपरी मत देखिए, खंडहर बिल्डिंग के बाहरी से जो है प्लास्टरा करा के पेंट पोचारा करा देने से नहीं होगा। आज भी यह बिहार पूर्ण रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है, स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, रोजगार के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, और सुरक्षा के लिहाज से तो राम भरोसे चल रहा है। कहना नहीं है, पहले अपहरण होती थी 1-2 लाख रुपया के लिए, किसी व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपया के लिए, अब 50 लाख की गाड़ी आपकी उठा ली जा रही है, 20,000, 25,000, 40,000, 1 लाख रुपया का मोबाइल आपके पॉकेट से निकाल लिया गया। इसके लिए अभी कोई सिस्टम नहीं है। बिहार के लोगों को विकसित होने के लिए इस सत्ता का परिवर्तन करना होगा। हम भी चुनाव के मैदान में हैं, जागरूक जनता पार्टी के भी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में रहेंगे, लेकिन बिहार को अगर विकसित बिहार बनाना है तो इन लोगों को हटा करके किसी और को मौका दीजिए ताकि विकसित बिहार बन सके। यही हमारा इस बिहार के लोगों से कहना है। और सिस्टम पे देखिएगा, ऐसे नहीं कि वही नील में रंगा करके सियार आ जाए और फिर वही हो जाए। जागरूक जनता पार्टी आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। आप जागरूक जनता पार्टी पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी जाति धर्म संप्रदाय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी अगर सत्ता में आती, हमारी सरकार आती है, हम सत्ता में आते हैं, 72 घंटे में वोटरशिप लागू करेंगे। और लड़ाई हम कौन हाथ से लड़ रहे हैं? 2007 से हमारे लड़ाई का ही एक छोटा सा अंश है ना जी। लाडली बहना योजना लागू हुआ, मैया सम्मान योजना, जागरूक जनता पार्टी और डॉक्टर मिथिलेश चौबे की लड़ाई है ना। प्रारूप छोटा है, लोगों को अभी भी बांटने का प्रयास किया जा रहा, वो लोग धीरे धीरे लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे। हम लोगों के पास में आर्थिक सुदृढ़ता नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, लोगों को जगाएंगे, लेकिन आर्थिक आज़ादी दिला के रहेंगे और बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। बिहार से ही अखंड भारत की स्थापना होगी। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए जो अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आपने भी हमें कीमती समय निकाल करके और अपने चैनल पर मौका दिया। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। अभी आप जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश जी को सुन रहे थे। मिथिलेश जी ने कहा कि आर्थिक आज़ादी, वोटर पेंशन लागू करके दिया जाएगा। सत्य श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वह मुद्दा किस तरह का है और इन चीज़ों में किस तरह का सुधार करना चाहिए। जय हिंद। आप लोग का धन्यवाद।